एवरीवन, आप सभी का वेलकम है जीवा एजुकेशन में। कैसे हैं आप सभी? आज जो है हम 32 से स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन। 31 तक हमने कंप्लीट किया था। 32 क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, चलिए हम उसको अगली वीडियो में ऐड कर लेंगे। अभी हम 33 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा परिवार कानून 1956 में अधिनियमित किया गया था? तो 1956 में कौन सा कानून जो है अधिनियमित किया गया था? तो आप ऑप्शंस देख लीजिए और अपना सही जवाब लगाइए। तो इसका सही जवाब जो होगा वो 1956 में अधिग्रहण किया गया था। अभिग्रहण तथा अनुरक्षण अधिनियम, इसको सक्सेशन एक्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टाइम पे आपका टाइम बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आप हो सके तो वीडियो को फास्ट करके देखा करिए, जिससे कि आपके क्वेश्चंस भी रिवाइज हो जाएंगे और आपका टाइम भी कम लगेगा। क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन का कौन सी समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है? तो इसमें जो है ऑप्शन पे हम डायरेक्ट चलते हैं और वो है ये ऑक्सफैम जो है, यूएनडीपी, यूनिसेफ, द रेड क्रॉस, द हंगर प्रोजेक्ट जो हैं ये सारे काम करते हैं। और जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका फर्स्ट गोल ही है कि पॉवर्टी को हटाना है। तो उसमें ये सारे जो भी संस्थाएं हैं इंटरनेशनल लेवल के वो काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, चेंजिंग किनशिप, फैमिली एंड जेंडर रिलेशंस, फैमिली एंड किनशिप, मैरिज इन साउथ एशिया। तो इनको जो है वो मैच करना है। तो हम देखते हैं कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो जो फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया है वो पैट्रिशिया ओबेरॉय की बुक है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया। तो ये बुक जो है ए का 3 होगा। चेंजिंग किनशिप, फैमिली एंड जेंडर रिलेशन, ये बुक जो होगी आपकी वो रजनी पालीवाल की होगी। फैमिली एंड किनशिप, ये बुक हमारी टी.एन. मदान की होगी। तो फैमिली एंड किनशिप ही तो हमें पता है, और सारे बुक्स जो हैं वो थोड़े न्यू हैं, तो यहाँ पे हम इनको भी लर्न कर लेते हैं। एंड 4 मैरिज इन साउथ एशिया, ये रविंद्र कौर की और रजनी पालीवाल की है। मैरिज इन साउथ एशिया, ठीक है। तो इस तरीके से 3, 2, 1 एंड 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब है। 36 है, निम्नलिखित में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रयोक्ता प्रैक्टिशनर माना जाता है? तो सैद्धांतिक बहुलवाद, थियोरेटिकल प्लुरलिज्म जो है वो A.R. देसाई जो है इनको माना जाता है। किसने सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की जो समाजों को संस्थापित करता है? तो ये जो किया था वो किया था A.M. जिन्सबर्ग ने। सामाजिक संरचना की मुख्य समूहों और संस्थाओं के रूप में संकल्पना की थी, ठीक है। यहाँ पे नाडेल नहीं होगा क्योंकि इन्होंने भूमिका की बात की है, और रेडक्लिफ ब्राउन ने संरचना में समूह और संस्था की बात नहीं की है, इसलिए। और फोर्थ का ऐसा कुछ नहीं है सामाजिक संरचना पे वर्क। तो यहाँ सामाजिक संरचना हमारा की वर्ड है, लेकिन उसके साथ समूह और संस्था दिया हुआ है। रेडक्लिफ ब्राउन ने इसको व्यक्तियों के साथ जोड़ा था, व्यक्ति का विशिष्ट व्यक्तियों का विशिष्ट क्रमबद्धता बताया था कि सामाजिक संरचना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किसने शिक्षा को जो सामाजिक जीवन के लिए तैयार नहीं है उस पीढ़ी पर पुरानी पीढ़ी के आचरण के प्रभाव के रूप में देखा है? तो ये इंग्लिश वाले वीडियो में भी था। तो ऐसा जो है शिक्षा का परिभाषा इमाइल दुर्खीम ने दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार एवं एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा का वर्णन करने के लिए उपयुक्त पद अवधारणा क्या है? तो फ्रेंड्स, कुछ जो होते हैं ना क्वेश्चंस ऐसे होते हैं हिंदी के कि उनको हिंदी में समझ नहीं आते, तो उनको इंग्लिश में देखना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी तरीके का है। हालांकि इसका जो उत्तर होगा वो कल्याणवाद होगा, ए। तो शास्त्रीय उदारवाद के पुनर्विचार वो एक पुनर्कथन पर आधारित विचारधारा है, ठीक है।
तो इसका ये एक अवधारणा, एक विचारधारा है शास्त्रीय उदारवाद के आधार पे है, तो ये जो होगा वो कल्याणवाद होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इसका उत्तर जो है वो नव उदारवाद लगता है, लेकिन इसको जो एनटीए ने माना है वो कल्याणवाद ही माना है, तो हम भी कल्याणवाद ही मान के इनको चल रहे हैं। क्वेश्चन 40 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, असर्शन रीजन का देखते हैं। पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो बिल्कुल हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि अधिक उत्पादन के लिए भूमिगत जल का अति दोहन व कीटनाशक रासायनिक खादों का अति उपयोग के फलस्वरूप यह हुआ है कि वहाँ पे क्यों ऐसी परेशानियाँ आई, क्योंकि भूमिगत जल भूमि इन सब का अति दोहन हुआ, कीटनाशक रासायनिक खाद आदि का प्रयोग हुआ, जिस कारण ऐसी समस्या हुई। तो ये दोनों ही कथन भी सही है और ये इसकी व्याख्या भी सही है। समाजशास्त्र का उद्भव मूलतः किसकी दार्शनिक अभिलाषा है? तो समाजशास्त्र का इसको हमें करना है, कूट के हिसाब से इसको चयन करना है। तो मानवीय इतिहास की प्रगति का लेखांकन, तो बिल्कुल हम प्रगति की बात करते हैं। आपको पता है कि मानव का विकास कैसे हुआ, अगर ये लिखित रूप में हमें पता है, मतलब मिल रही हैं चीज़ें, तभी तो हमें पता है कि मानव का इतिहास जो है कैसे प्रगति करते चला आया हुआ है, तो उसका लेखांकन तो हुआ ही है। उसके बाद से जो है ये कहता है कि 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना, औद्योगिकरण के मूल कारणों की व्याख्या करना, फ्रांस की क्रांति का लेखांकन। तो सिर्फ फ्रांस की क्रांति का लेखांकन तो ये कर नहीं रहा है, हाँ उससे प्रभावित ज़रूर है। औद्योगिकरण के मूल कारण क्या थे, यही इसका काम है बताना, समाजशास्त्र का नहीं। हाँ, 19वीं शताब्दी में यूरोप के सामाजिक संकट की व्याख्या करना, ये जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा इससे मतलब रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि एक के साथ बी ही ऑप्शन जा पा रहा है, ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही जवाब है। जब कोई संकेतक किसी संकल्पना अथवा अर्थ का महत्व बताता है तो वह संकेतित क्या कहलाता है? तो ये जो होता है वो साइन कहलाता है। फर्डिनांड डी सोसरे का है भी आपका, तो उसी से ये आया हुआ है और इसको लेविस स्ट्रास ने अपने अध्ययन में और ज़्यादा आगे बढ़ाया। फिर से विखंडनवाद के सिद्धांत जिसने दिया डेरिडा ने, उन्होंने भी इस चीज़ को प्रयोग किया है। आया ये भाषा शास्त्र से है, फर्डिनांड डी सोसरे की वजह से। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारतीय किसान संघ द्वारा कहाँ पर सबसे बड़ा लंबा विरोध प्रदर्शन 1980 के दशक में आयोजित किया गया था? तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरठ है। दिल्ली में भी इनका ये चीज़ें ज़्यादा चलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश से ही ये थे और यहीं पे इन्होंने ज़्यादा चीज़ें अपने आंदोलन किया हुआ था। 44वां प्रश्न है, अपने पर्यावरण के बदलने के लिए कामगारों द्वारा शारीरिक व मानसिक क्षमता का प्रयोग करना क्या कहलाता है? तो ये जो होता है वो लेबर पावर होता है, इसको हम श्रम शक्ति जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, इलेक्ट्रॉनिक साधनों के द्वारा उत्पादों के खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो बहुत ही आसान सा लड्डू क्वेश्चन है, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ग्रामीण समाज के पूर्व में कराए गए अध्ययनों का वृहत आधार समाजशास्त्रियों की किस रुचि से संबंधित है? तो पहले जो समाजशास्त्री थे अध्ययन करते थे तो वो ज़्यादा किस रुचि से उनका संबंध होता था? तो बिल्कुल भारतीय ग्रामीण समाज से तो इनका संबंध होना ही होना है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑप्शन कट, ये ऑप्शन कट, ए बी और डी में देखते हैं। परंपरागत भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना का प्रलेखन, भारतीय ग्रामीण समाज में अंग्रेजों के योगदान का प्रलेखन। भाई योगदान का प्रलेखन करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो अपना आंसर ऐसे ही मिल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रीलंका में तमिल आंदोलन उदाहरण है। तो श्रीलंका का जो आंदोलन है कहीं ना कहीं एथनिक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, अभी सामाजिक सुधार इतना नहीं होना है या धार्मिक आंदोलन से ज़्यादा रिलेट नहीं होते हैं। अभी ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी एथनिसिटी की पहचान के लिए ज़्यादातर से जो भी आंदोलन करते हैं, और वो रीजनल था क्योंकि श्रीलंका का है, श्रीलंका अपना एक वो देश है, तो उस हिसाब से ये वहाँ का रीजनल एक आंदोलन था, ए और बी। इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही होता है।
49 किसने भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक में भ्रष्टाचार और अपराधिता की उभरती राजनीतिक संस्कृति की आलोचना की है? भारतीय राजनीति पर लिखी गई उनकी पुस्तक, तो इसमें आपको बताना है। तो कौन हो सकते हैं? DN धनागरे ने राजनीति पे उतनी बात तो नहीं की है, उनका तो ज़्यादातर कृषि पे है। जोया हसन, अभी ये मतलब नाम आपको इससे रिलेटेड नहीं लग रहा है, आनंद कुमार, लेकिन हाँ रजनी कोठारी जी हैं, इनका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम रहा है। उनकी बुक भी है पॉलिटिक्स इन इंडिया। क्या है? पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो वहीं से ये क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन है, शोध रिपोर्ट के तत्वों भागों का सही क्रम क्या है? तो ये क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में भी पूछता ही है और इसमें तो पूछता ही है। तो समस्या, सबसे पहले हमें कोई समस्या, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम पहले कैसे कर देंगे? ठीक है, अध्ययन का क्षेत्र पहले निर्धारित कर लेंगे, हमें कुछ समस्या मिला ही नहीं पहले। समस्या की तर्कता, अब निष्कर्ष निकाल देंगे तो हमारे पास बचा क्या? बस एक ऑप्शन है, समस्या की तर्क संगतता, अध्ययन का क्षेत्र, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, और फिर जाके हम निष्कर्ष निकालते हैं। नेक्स्ट असर्शन एंड रीजन है, तो देखते हैं क्या है। मीडिया द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, न कि चुनौती प्रदान करता है। अच्छा, मीडिया शक्ति संपन्न उच्च वर्ग की हितार्थ कार्य है। तो आपको ये बताना है कि क्या ये सही है? तो मीडिया द्वारा महिलाओं का प्रतिनिधित्व रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, तो कैसे रूढ़िवादिता को बढ़ाता है, न कि चुनौती प्रदान करता है? मीडिया के द्वारा तो बहुत सी चीज़ें सशक्तिकरण को भी दिखाया जाता है, तो ये रूढ़िवादिता को बढ़ाता नहीं है। ठीक है, ये उसको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहा है। तो मीडिया शक्ति संपन्न उच्च वर्ग की हितार्थ कार्य करता है, हाँ ये चीज़ तो सही है, एक तरह से हेजीमनी तक का काम करता है। तो यहाँ पे ए गलत है। ठीक है, ए सही नहीं है, परंतु आर जो है वो सही है। अगला है 52, कौन से दो मुख्य घटक हैं जो अंकीय विभाजन अंतर को पाटने में सहायता कर सकते हैं? तो उच्च शिक्षा व रोजगार, संपत्ति व परिसंपत्ति का स्वामित्व, या यहाँ भी कूट है, तो आपको मैं देती हूँ पहले ए बी, इसका कूट देना है आपको, सी डी या डी ए। ठीक है, इसमें से आंसर निकालना है हमें। तो उच्च शिक्षा व रोजगार, संपत्ति परिसंपत्ति का स्वामित्व, तो ऐसे करके हम डिजिटल डिवाइड खत्म कर देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हम उसको एक्सेस करने तक वहाँ पहुँचाएंगे, फिर जो है उसको कंप्यूटर की साक्षरता देंगे, तो फिर जो है कि अंकीय विभाजन डिजिटल डिवाइड जो है वो, उसके हम गैप को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी एंड डी जो है वो सही जवाब है। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है? तो हरित, हरियाली, ग्रीन से संबंधित है। ग्रीन, समुद्रों की रक्षा करना, जहरीले अपशिष्टों का निष्कासन, गरीबी उन्मूलन, सुरक्षा और सतत व्यापार करना। तो इसमें से आप खुद ही इस आंसर को निकाल सकते हैं कि गरीबी का उन्मूलन करना से हरित पीस मूवमेंट का क्या काम है? हरित यानी ये इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो इन्वायरमेंट की चीज़ों को, यहाँ पे समुद्र हो गया, जहरीले निष्कासन मतलब अपशिष्टों का निष्कासन से संबंधित हो गया, सुरक्षा और सतत व्यापार होना चाहिए कि पर्यावरण को हानि ना पहुँचे, या फिर जो भी जानवर हैं उनका अवैध तरीके से व्यापार ना हो, इन सारी तमाम चीज़ों को लेके ये आंदोलन था। तो इसका सही जवाब गरीबी उन्मूलन है। मैच ऑफ द फॉलोइंग है 55 है, और कहता है कि ए बैटेसन, एफ बेरक्रॉस, जे ब्रोनोस्की और डी वॉरेस्टर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि बिल्कुल हमारे समझ के परे होते हैं, सुना नहीं होता है हमने। तो इसका जो सही जवाब, हम वहीं पे चलते हैं, और इसका सही जवाब ए है। ए का 4 है, बैटेसन जो है स्टेप्स टू इकोलॉजी है। बी 3rd है, बेरकॉक्स सेक्रेट इकोलॉजी, एंड सी का 2 है, द अनसेंट ऑफ मैन, एंड डी का 1 है, वोरेस्टर का नेचर्स इकोनॉमी। ये क्वेश्चंस बुक देख लीजिए आप, क्या पता सिंगल में भी पूछ सकते हैं ये। फिर असर्शन एंड रीजन की बुक क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने लोगों और क्षेत्रों के विभिन्न वर्गों के बीच बहिष्करण, हाशियाकरण तथा पृथक्करण को तीव्र किया है। वैश्वीकरण ने
क्या इन चीज़ों को वैश्वीकरण ने तीव्र किया है? ठीक है, देखते हैं, सही लग रहा है कहीं ना कहीं ये। और यह आर्थिक सुधार के कारण है। तो हाँ, वैश्वीकरण के कारण जो भी बहिष्करण हो रहा था वर्गों के बीच, हाशियाकरण था, पृथक्करण था, तो वो जो है वो तीव्र तो हुआ है और ये आर्थिक सुधार के कारण हुआ है। तो यहाँ पे दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी है। क्वेश्चन नंबर 57 ए सही जवाब। 56 का वो था और 57 क्वेश्चन ये है, नीचे दिए गए हुए राज्यों में से उसके घटते हुए शहरीकरण के स्तर के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो शहरीकरण के स्तर के अनुसार घटते हुए यानी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद से सबसे छोटा। तो इसमें जो है वो तमिलनाडु सबसे ज़्यादा शहरीकृत है, उस दिन हमने कल की वीडियो में देखा भी था। उसके बाद केरला आ रहा है ना, तो ए और सी हमें मिल चुका है, ए और सी यहाँ पे है। आगे नहीं भी पता हो तो भी काम चलेगा। देन महाराष्ट्र और फिर पंजाब है। तो इस तरीके से जो है हमारा 57 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। यानी एक में इन्होंने एक ही से 2 क्वेश्चन बना दिए हैं एक पेपर में ही। 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि जाति प्रथा का भारत की जनजातीय संस्कृति के साथ सावेवी संबंध है? तो ऐसी बात किसने कही है? जीएस घुरिये ने, वेरियल एल्विन ने, डब्ल्यू.वी. जिंगसन ने, टी.बी. नाइक ने। तो ये जो है जाति प्रथा का भारत के जनजातीय संस्कृति के साथ सावयवी संबंध है, ऐसा कथन जो है वो घुरिये का है। इस तरीके से जो है वो जीएस घुरिये सही जवाब होते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रिलीजन ऑफ जावा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्लिफोर्ड ग्रिट्स है और ये सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। इनका थिक डिस्क्रिप्शन जो कॉन्सेप्ट है, जिसका ओरिजिन जो है वो गिलबर्ट रेले ने किया था और इन्होंने इसको बहुत ज़्यादा फेमस करा है। तो इस तरह के हमने आज भी 30 क्वेश्चन कर लिए। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।